नमस्कार। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 8, मुस्लिम विधि। टॉपिक का नाम है निकाह और ऑफिशियल लेक्चर नंबर है आज हमारा 147। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि निकाह क्या है और मुसलमान इस्लामिक विधि में अर्थात मुस्लिम विधि में निकाह को किस रूप में देखा जाता है। निकाह को समझने से पहले हमें ये चाहिए कि हम पहले उस परिवेश को समझ लें कि जो अरब की स्थिति थी। अरब की स्थिति में वहां पर लोग एक एक नहीं 4-4, 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 विवाह कर लिया करते थे मोहम्मद साहब के आने से पूर्व, जन्म से पूर्व। और वहां पर विवाह को लेकर कोई नियमित वो नहीं थी। हाँ, मेहर वगैरह बनती थी, सब कुछ था, लेकिन मेहर के बारे में भी क्या नियम था। मेहर भी या तो लड़की का भाई ले लेता था या लड़की का पिता ले लेता था। जैसी लड़की को मंथली हो जाती थी, ये मान लिया जाता था कि वो पुबर्टी अर्थात जवान हो गई है, अब इसका विवाह कर दो। एज फैक्टर नहीं थी, वो 9 साल में भी हो सकती थी, 8 साल में भी हो सकती थी और 11 साल में भी हो सकती थी, जिसको भी जैसे हुआ मंथली सही ये उसकी जवानी का आंकड़ा लगाया जाता था। कई कई शादी की जाती थी, कई कई बार, और कई बार ऐसा भी होता था कि इसके बदले बहू के बदले में बहू का प्रचलन भी था। और नाबालिग की शादी तो आम बात थी, नाबालिग की शादी तो आम थी, नाबालिग की शादी में कोई वो नहीं थी। तो जैसे मैंने बताया कि मेहर जो थी लड़की के माँ बाप के द्वारा या भाई वगैरह के द्वारा ले ली जाती थी, लड़की को उसमें से कुछ नहीं मिलता था। जैसे मोहम्मद साहब का जन्म हुआ तो ये सारी की सारी विवाह के बारे में जो मान्यताएं थी वो सारी की सारी प्रचलित थी। मोहम्मद साहब ने आके इसको अपने हिसाब से या कह सकते हैं कि अल्लाह की आवाज से उन कुरीतियों को दूर किया और उन्होंने उसका नियमितीकरण किया विवाह का। और मेहर के लिए, मेहर लड़की के लिए वाजिब की कि लड़की को मिलेगी मेहर, माँ बाप को नहीं। तो नियम वही थे पुरानी, लेकिन उनमें चेंज करके नियमितीकरण करके उसको नियमित करा गया और ये एक कानून के रूप में शेप इनने ले ली। अब जरा सा आप यहां और ये बात समझ लें कि इस्लाम धर्म के जितनी सारे नियम हैं वो हमारे इंडिया में लागू नहीं होते। हमारे इंडिया में कुछ प्रकार के लॉ हैं जो हमारे देश में, भारतवर्ष में लागू होते हैं। जैसे एक ये निकाह का कानून भी है, तलाक का कानून है, हिबा का कानून है, वक्फ का कानून है, इनके प्रॉपर्टी में उत्तराधिकार कितने कितने होंगे, वसीयत का कानून है। ये कानून हमारे यहां मान्यता करते हैं। भरण पोषण, इसमें इस्लामिक विधि का भी यूज होता है। मैक्सिमम में नहीं होता, मैक्सिमम नहीं माने जाते, ये नियम है। तो उसमें से विवाह भी एक नियम है। अब विवाह पे बात करते हैं कि विवाह क्या है। कई बार क्वेश्चन आपके पेपर्स में आता है, इस्लामिक विवाह या मुस्लिम विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट है या एक धार्मिक कार्य। तो सबसे पहले आपको बता दूं, हिंदू विधि में तो विवाह एक धार्मिक संस्कार है, लेकिन इस्लामिक विधि में थोड़ा सा ये अंतर है। इस्लामिक विधि में विवाह के लिए क्या होता है वो सारी बातें मैं आज आपको बताऊंगा। तो आज हम इस पर डिस्कस करते हैं, क्या इस्लामिक विधि में विवाह कॉन्ट्रैक्ट है या एक धार्मिक कार्य भी है। इसके बारे में सबसे पहले मोहम्मद साहब का विचार है। देखिए, आप ये समझो, ये मैं आपको परिभाषा की डेफिनेशन में चल रहा, निकाह क्या है। मोहम्मद साहब ने इसके बारे में क्या कहा, जरा सा उस पर प्रकाश डालता हूं।
विवाह मेरी सुन्नत है, निकाह मेरी सुन्नत है। जो जीवन के इस तरीके को स्वीकार नहीं करते, जो जीवन के जीने के इस तरीके को स्वीकार नहीं करते, वो मेरे मानने वाले नहीं है। अर्थात उनकी नजर में विवाह एक अनिवार्य इंस्टीट्यूशन है जिसको मानना हर मुसलमान का फर्ज है। एक और बात, इस्लाम में संन्यास नहीं होता, इस्लाम में ब्रह्मचर्य नहीं होता, संन्यास नहीं होता। संन्यास के लिए इस्लाम मना करता है, ये बात भी आप। अब ये कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है, इस पर जरा सा प्रकाश डालते हैं। इनके विवाह के लिए सबसे बड़ी क्या बात होती है? पति पत्नी दो पक्षकार हो, दोनों जवान हो, वयस्क हो, अपनी स्वतंत्र इच्छा जाहिर करें, उसके लिए मेहरों का निर्धारण हो कि मेहर कितनी बंधेगी, उन मेहरों का विधान हो। जब वो लोग ये कहें कि हाँ भाई मुझे निकाह कबूल है, तो दो वकील कम से कम होने चाहिए जो उनकी इन बातों को सुने, और कोशिश ये हो कि इसको मौलवी साहब या काजी साहब के उसके अंदर जो रजिस्टर है उसमें भी एंट्री करा दी जाए और उसमें वो मेहर वगैरह खोल दी जाए तो अच्छा है, ना खोलें तो कोई बात नहीं है, लेकिन ओरल भी उनकी घोषणा हो सकती है। तो अब ये कंडीशन अगर देखी जाए कि दो गवाह भी होंगे, और व्यसक भी होने चाहिए, और मेहर भी बंधेगी, ये सब की सब चीजें मुस्लिम विवाह को एक कॉन्ट्रैक्ट, एक संविदा, एक करार, एक करार घोषित करते हैं। ये एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। इसके बारे में कुछ परिभाषाएं हैं जो आपकी किताब में भी दी होंगी, मुझे जो अच्छी लगी मैं वो बता देता हूं। निकाह के संबंध में एक बैली की परिभाषा है। अच्छा हाँ, जरा यहां और बता दूं, इस्लाम में अब केवल 4 निकाह ही वैलिड है, इन्हीं को मान्यता दी गई है। उससे यदि ज्यादा कोई करता है तो उनको मान्यता नहीं है और वो अनियमितता की श्रेणी में आएगा, उसे आप गुड विवाह नहीं में करार निकाह कबूल नहीं किया जाएगा। निकाह से मेरा मतलब यहां विवाह से ही है, निकाह उनका शब्द है, इसलिए हमें इसको पढ़ना जरूरी है। मैं इसकी एक डेफिनेशन है जो बैली के अनुसार दी है, उसी के हिसाब से निकालेंगे इनके तत्व क्या है। बैली क्या कहता है कि ये कहता है विवाह स्त्री और पुरुष के समागम को वैध बनाता है, अर्थात स्त्री और पुरुष के सेक्सुअल रिलेशनशिप को लीगलाइज करता है। क्या डेफिनेशन है सुनिए आपने। वह संतान पैदा करने के लिए की गई संविदा है, अर्थात बच्चे पैदा करने के लिए किया गया एक कॉन्ट्रैक्ट है। ये वैली की परिभाषा है। मैंने पैगंबर साहब की भी परिभाषा बता दी जो पैगंबर साहब ने कहा, और ये वैली कहता है। दोबारा पढ़ता हूं, विवाह स्त्री और पुरुष के समागम को वैध व संतान पैदा करने के लिए की गई एक कॉन्ट्रैक्ट है, संविदा है। एक डेफिनेशन और देख लेते हैं, अब्दुल रहीम जी की डेफिनेशन है वो। ये थोड़ा सा इसको धार्मिक संस्कार कह के चले। कॉन्ट्रैक्ट तो उन्होंने माना है, सिविल कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने नहीं माना, लेकिन वो कहते हैं इसमें धार्मिकता भी फुटा। जैसे मोहम्मद साहब ने भी इसे स्वीकार किया कि मेरी सुन्नत है, तो ये मोहम्मद साहब की सुन्नत है तो धार्मिक होगी, अधार्मिक होने का मतलब ही। और कॉन्ट्रैक्ट होने का, कॉन्ट्रैक्ट तो क्या इसका गुण है, इसका गुण ही कॉन्ट्रैक्ट का है। हमारा तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं, लेकिन धार्मिकता तो इसमें है। ऐसा नहीं है कि मेरे अपने विचार मेरा है, लेकिन मुस्लिम लॉ का विचार क्या है वो जरा सा वो देखने वाली बात है। हमारे और आपके विचार इसमें वैल्यू नहीं रखते, बल्कि मुस्लिम मिला क्या सोचता है, मुस्लिम विद्वानों की क्या राय है। पहले तो ये कॉन्ट्रैक्ट ही थी, लेकिन अब इसमें ये भी मैं मानता हूं कि लोग धार्मिक भी कहने लगे। लेकिन आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब्दुल रहीम क्या कहते हैं, मिस्टर अब्दुल रहीम की डेफिनेशन क्या कहती है। विवाह की प्रथा में
धार्मिक कृत्य व व्यावहारिक गुण दोनों पाए जाते हैं। विवाह की प्रथा में धार्मिक गुण दोनों पाए जाते हैं। अर्थात मुस्लिम रीतियों के तहत विवाह सार्थक एक व्यावहारिक संविधा है। कॉन्ट्रैक्टर्स ने भी कह दिया, बाज कोई नहीं आया, सब कॉन्ट्रैक्ट पे जा रहे, धार्मिक कह जरूर रहे। विवाह की प्रथा में धार्मिक कृत्य व व्यावहारिक दोनों गुण पाए जाते हैं। अर्थात मुस्लिम रीतियों के तहत विवाह सार्थक है एक व्यावहारिक संविधा होते हुए भी श्रद्धात्मक कार्य है, जैसा कि मोहम्मद साहब ने कहा। तो कॉन्ट्रैक्ट तो हमें मानना ही पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं है, कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट है। इन्होंने भी मान लिया, तो कॉन्ट्रैक्ट तो है, थोड़ा सा तो मानना पड़ेगा। अब जरा सा उद्देश्य देख ले, जरा सा इस मैरिज के इनके यहां उद्देश्य क्या है। सेक्सुअल डिजायर का विनियमन करना, काम वासना का नियमन करना, अर्थात नियमितीकरण कर दिया। इस पर भी प्रकाश डालना चाहिए था, मुझे बताना चाहिए था आपको। इससे पहले जरा सा यहां पे से रोक देता हूं उद्देश्य पर। वहां क्या था अरब में, मोहम्मद साहब कहने से पहले इस मामले में, सेक्स के मामले में अराजकता बहुत थी। अराजकता से टेम्परेरी मैरिज करते थे लोग, मुता मैरिज कर लेते थे। यात्रा में जा रहे हैं, 6 महीने की मैरिज, 3 महीने की मैरिज, पैसे दे के मैरिज, इतने पैसे रख लो, इतने दिन हमारे साथ रहो। तो इस तरीके की सारा अनकंट्रोल्ड था। तो उस कंट्रोल के लिए इस निकाह को इंट्रोड्यूस किया गया, इस सिस्टम को, जिसकी बात अब चल रही है। लेकिन फिर भी इसकी जो उद्देश्य इन्होंने बताए हैं, तो काम वासना का नियम, अर्थात इसको कंट्रोल कर लिया जाए। अर्थात जो 10-10, 15-15 कर रहे थे, उससे अंकुश लगाकर 4 तक सीमित कर दिया। ग्रस्त जीवन का निर्णय, ग्रस्त जीवन का नियमन, अर्थात ग्रस्त जीवन जिया जाए, एक सिस्टम के तहत जिया जाए। वंश वृद्धि, परिवार की वृद्धि हो, जिम्मेदारी का भाव हो, बच्चों की जिम्मेदारी का बोझ उठाएं आप, इसका वो हो, और बच्चों का पालन पोषण, ये इसके उद्देश्य थे। अब इसमें धार्मिक उद्देश्य तो कोई लिखा नहीं है, ना धार्मिकता की बात आई, लेकिन इसके मेथड है। अब हम मुस्लिम विद्वानों की राय देखते हैं, तो अगर उनसे पूछा जाता है कि मुस्लिम विवाह की प्रकृति क्या है, प्राकृति क्या है, मुस्लिम विवाह की क्या प्रकृति है, तो नेचुरल सी बात है, मैक्सिमम क्या, अगर 100 से पूछा जाए तो 80 ये कहेंगे कि ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। 5 या 10 आपको मिलेंगे, 10 या 15 मिलेंगे जो कहेंगे नहीं यार, विधिक संस्कार भी है, विवाह एक धार्मिक संस्कार भी है। तो मेजोरिटी के मानने वालों की संख्या यह है जो इस बात को मानते हैं कि ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। तो प्राकृतिक हो गए, सिविल कॉन्ट्रैक्ट ही मान के चलो। जो सभी सिविल कॉन्ट्रैक्ट करें तो 5 जने हम कह भी दें धार्मिक समय आ रहा तो क्या फायदा। तो ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट ही, ऐसा हम डिस्कशन करते हैं। अब ये संविदा है, कॉन्ट्रैक्ट है, क्यों है? अब जरा सा इस पर नंबर 1 बात ही ले लो, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या जरूरत है, क्या होता है? अगर आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ा हो तो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट की कुछ कंडीशंस दी है। एक आदमी प्रस्ताव करेगा, एक उसे स्वीकार करेगा। तो पहली चीज प्रस्ताव स्वीकार। इसमें एक आदमी तो प्रस्ताव करता है कि भाई निकाह कबूल है, वो कहता है भाई निकाह मंजूर है आपको, प्रस्ताव रखा जाता है उसके सामने, तो लड़का कहता है हाँ जी मुझे मंजूर है, लड़की भी कहती है कबूल है। तो एक पार्टी में प्रस्ताव रखती है विवाह का, तो दूसरी स्वीकार करती है। लड़के वाले ने रखा, लड़की वाले ने कर लिया। तो प्रस्ताव और एक्सेप्टेंस, तो ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट का नियम। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसिडरेशन होता है। निकाह में भी कंसिडरेशन है। क्या है? मेहर। जब मेहर बांध रहे हो आप तो अर्थात कुछ पैसा डिसाइड कर रहे हो।
पहली सी बात का प्रतिफल है, अगर आप सही तरीके से रखोगे तो ठीक है, और छोड़ोगे तो इतने देने पड़ेंगे, और हाथ लगाओगे पहले दिन तो इतने देने पड़ेंगे, या माफ करा लो उसे। तो कंसिडरेशन हो गया किसी ने, ये भी कॉन्ट्रैक्ट का निशानी है। तो ये क्या, ये भी कॉन्ट्रैक्ट की निशानी है। एक्सेप्ट प्रपोजल एक्सेप्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट में दो गवाह होते हैं, इसमें भी दो गवाह होते हैं, इनके निकाह में भी दो गवाह चाहिए, बिना दो गवाहों के कंप्लीट नहीं होता। उसमें भी पक्षकार जो है बालिग होने चाहिए, इसमें भी बच्चे बालिग होने चाहिए। ये भी बता दूंगा कि कौन सा है, क्योंकि अब तो याद रखो, अब हाँ यहीं पे बता दूं, जरा इसको पहले कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर लो। जवान होने चाहिए दोनों, अर्थात बालिग होने चाहिए। यहां बताता हूं, मुस्लिम नियम में लड़की को जब प्यूबर्टी हो जाए, अर्थात मंथली हो जाए, तब से जवान हो जाती है वो, और लड़का जब 15 साल की आयु हो जाए। लेकिन अब ये माने नहीं जाते, अब ये भारतीय वयस्कता अधिनियम लागू होता है। तो वयस्कता अधिनियम के आधार से लड़की 18 साल की और लड़का 21 साल का होना चाहिए। अगर कम होंगे तो 2 साल की सजा होगी, सीधी सी बात है। इसलिए इस नियम पे यही मानो कि वयस्क होने चाहिए, इस उम्र के होने चाहिए, इससे कम पे सजा है। वो नियम को भूल जाओ उसको। तो जवान होने चाहिए, मेहर कंसिडरेशन है, फ्री विल होनी चाहिए, तो फ्री विल, कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी फ्री विल की आवश्यकता है। तो सारे के सारे जो कॉन्ट्रैक्ट में वो हैं, वो इसके अंदर है। अब विवाह धार्मिक संस्कार है, इसके संबंध में भी कुछ लोग विचार करते हैं। एक त्रिमीजी क्या कहती है, जरा देखें। पुरुष स्त्रियों से विवाह उनकी धर्मनिष्ठा, संपत्ति या उनके सौंदर्य के लिए करते हैं। पुरुष स्त्रियों से विवाह उनकी धर्मनिष्ठा, संपत्ति या उनके सौंदर्य के लिए करते हैं, परंतु उन्हें विवाह केवल धर्मनिष्ठा के लिए करना चाहिए। ऐसा नहीं है, कहने वाले विचारक कहते भी हैं, ये कहा है। देखिए मैं आपको यहां बता दूं, ये जो मेहर का कंसेप्ट है ना, ये मोहम्मद साहब का लगाया हुआ नहीं है, ये मोहम्मद साहब से पहले का प्रचलन है, उससे पहले के सिस्टम में था ये। इन्होंने तो, मोहम्मद साहब ने तो उसे रेगुलाइज किया है। जो उस मेहर पे कब्जा वो कर लेते थे वहां के बाप वगैरह, ये तो उन्होंने लेडी के पक्ष में लाए इस नियम को। और देखिए कुछ परिस्थितियां भी ऐसी होती हैं जब कोई आदमी शासक के रूप में काम करता है या धार्मिक अधिष्ठाता के रूप में काम करता है, तो बहुत सारी कुरीतियों को मजबूरन एक्सेप्ट करना पड़ता है। अब उनकी क्या परिस्थिति रही होंगी, क्या नहीं रही होंगी, लेकिन उन्होंने जो कुरीति थी उसे खत्म करके इसको मेहर को दूसरे रूप में लिया। तो यहां ये कहते हैं कि धार्मिक निष्ठा भी है। मोहम्मद साहब ने खुद भी कहा कि मेरी सुन्नत है। तो आगे चलते, थोड़ा सा टाइम आगे चलते हैं, थोड़ा बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि अभी टॉपिक तो पूरा होने में नहीं आएगा। तो जस्टिस सुलेमान ने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा जरा सा बता दें। मुस्लिम विवाह एक दीवानी संविदा है। अब देखो हमारी जुडिशरी ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर रही है इसे। विवाह, मुस्लिम विवाह एक दीवानी संविदा है और एक धार्मिक संस्कार, दोनों है। थोड़ा सा देखिए इन्होंने मिक्स कर दिया। फाइनली ये कहना होगा कि मुस्लिम विवाह न तो पूर्ण रूप से सिविल कॉन्ट्रैक्ट है और न ही धार्मिक, अपितु दोनों का सम्मिश्रण है। ये बहुत अच्छा डेफिनेशन है, बहुत अच्छी डेफिनेशन है, वेरी फाइन डेफिनेशन, कि भाई दोनों है। और देख जनरल रूप से अगर हमने कभी देखा है, हमने ऑब्जर्व किया है, तो कोई भी आदमी आज का मुसलमान तफरी के लिए शादी नहीं करता। एक बंधन है जिसको हर मुसलमान मानता है, रेस्पेक्ट करता है, सोसाइटी में रेस्पेक्ट होती है विवाह से।
और बड़े धार्मिक अनुष्ठान से उसका मनाया जाता है। मौलवी को बुलाया जाता है, दुनिया के लोगों को बुलाया जाता है, दावतें दी जाती है। अब पुरानी बातों में और अब में अंतर है, तो अब लेकिन कहूंगा तो मैं ही वही कि भाई, लेकिन परिवेश बदला हुआ। चलिए आगे चलते हैं इस बात पर। लेकिन फिलहाल आप क्वेश्चन के हिसाब से ये लिखे कि कॉन्ट्रैक्ट ही है, लेकिन ये भी उगा सकते हैं इसके धार्मिकता का तत्व भी है, जैसे कि मोहम्मद साहब का व्यक्तिगत विचार का अपना विचार है उसमें, तो उस हिसाब से देखे जाए तो आज वो बात नहीं है जो कभी पहले कॉन्ट्रैक्ट रहा होगा। आज बदली परिस्थितियां हैं। मानव विवाह की आवश्यक शर्तें क्या हैं, ये जरा सा इस पर प्रकाश डालने। प्रस्ताव स्वीकृति होनी चाहिए, दोनों पक्षकार या उनके वकील जो है वहां उपस्थित होने चाहिए, और एक दूसरे के कथन इतने जोर से बोले जाएं, लड़का बोले लड़की बोले, लड़की का तो खैर स्पष्ट होने चाहिए, लड़की अपने सहमति हंस के मुस्कुरा के या सिर झुका के भी दे सकती है, लेकिन मना करना है तो स्पष्ट मना करना हुआ, अर्थात स्वतंत्र अभिव्यक्ति होनी चाहिए, भले वो डायरेक्ट अभिव्यक्ति ना होकर विविक्षित हो सकती है, इंप्लाइड भी हो सकता है। बच्ची लड़की कई बार नहीं देती है जवाब, शर्मा के सिर झुका के हाँ हाँ भी कर देती है हल्की सी, तो हया और शर्म तो औरत का गहना भी है, इसमें कोई बुराई नहीं। एक ही बैठक होनी चाहिए, एक ही मीटिंग में निकाह होना चाहिए। ये नहीं गुटखा खा के थूकने चला गया, यहां निकाह चल रहा, मौलवी साहब पढ़ा रहे हैं और वो गुटखा खाने चला गया या पान की बोतल लेने चला गया, नहीं। जिस समय निकाह चल रहा है आपको मियां बीवी को दोनों को आमने सामने होकर, आप मतलब पर्दे की आड़ में रह के उसको एक ही बैठक में उसको निपटारा करना चाहिए। ये नहीं है कि मैं अभी आ रहा हूं टेलीफोन कर आऊं मोबाइल सुन लूं, नहीं, एक ही बैठक एक ही मीटिंग में इसको फाइनलाइज होना चाहिए। तो ये इसकी कुछ गवाह होने चाहिए, स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। 18 साल का लड़का हो, देखिए अब वो उम्र छोड़ दो, इस्लाम में 15 साल थी, उसको भूल जाइए। अब आप याद है 18 साल की उम्र लड़की की और 21 साल की लड़के की होनी चाहिए। और व्यस्तकता का मतलब व्यस्तकता कानून से ही है जो हमारे यहां अब लागू है। सबसे बड़ी बात है कि इनमें जैसे हमारे यहां हिंदुस्तान में होता सपिंदा रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए, इनमें भी विधिक बाधाएं हैं। एक ही माँ बाप की संतानें ना हो, अर्थात निषिद्ध रक्त संबंध ना हो, निषिद्ध रक्त संबंध नहीं होने चाहिए, सगे भाई बहन नहीं होने चाहिए जिन्होंने एक ही माता का दूध पी रखा है, सगे भाई बहन नहीं होने चाहिए। मतलब अपनी बहन से, अपनी सगी बहन से, अपनी पोत्री से, बहन आदि से निकाह नहीं हो सकता, और जिस औरत का साथ दूध पी रखा है 2 बच्चों ने, उनका भी निकाह संभव नहीं। विवाह या तो शून्य होगा या अनियमित होगा। अनियमित शून्य विवाह वहां होगा जहां रक्त संबंध में कर दिया जाएगा जो बताए अभी, और दूध के संबंध में अगर दूध पी रखा 2 बच्चों ने तो भी विवाह शून्य होगा, वो विवाह माना नहीं जाएगा। और अनियमितता के बारे में 4 से ज्यादा शादी कर ली, अनियमित विवाह, बिना गवाह के कर लिया, अनियमित विवाह। इद्दत का पीरियड चल रहा है, कर लिया, इलीगल विवाह, अनियमित विवाह। गैर मुस्लिम से कर लिया, बिना मजहब चेंज करे, वो भी बेकार विवाह। अनाथ व्यक्ति से कर लिया तो विवाह के लिए मुसलमान से ही विवाह कर सकता है, हिंदू से निकाह नहीं कर सकता, ईसाई से भी नहीं कर सकता। धर्म छोड़ना पड़ेगा, चाहे दोनों में से कोई सा भी छोड़ो। अधिकतर तो लड़की छोड़ती है, लड़के कहां छोड़ते हैं। चाहे किसी भी संप्रदाय में जाए लड़की, जब भी हमने देखा बेचारी का लड़की का ही धर्म बदला जाता है। कोई लड़की हिंदू के यहां शादी करे तो जो हिंदू बनना पड़ा, मुसलमान के करे तो मुसलमान बनना पड़ा। बचपन से क्या संसार में यही नियम चला रहे हो, ईसाइयों में जाकर करे तो ईसाई बन जाओ, ये नियम। तो ये हो गया भाई साहब, निकाह की वैध शर्तें भी हमने आपको सारी की सारी बता दी। तो ये था निकाह। अब निकाह से ही उत्पन्न होगा मुता मैरिज। 5 मिनट है, अगर देखता हूं मुता मैरिज निपटा दूं तो ज्यादा अच्छा है।
ये एक स्थायी निकाह है। ये मोहम्मद साहब के जन्म से पहले से ही, मुद्दत पहले ही ये निकाह अस्तित्व में था और मोहम्मद साहब के काल तक ये निकाह वजूद में था। इसमें भी, निकाह में भी, इस मुता विवाह, इसको कहते थे मुता निकाह, मुता विवाह, इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट होता था। इसमें क्या होता था, एक टाइम पीरियड होता था, वो 6 महीने के लिए। वहां पर देखो कुछ मजबूरी भी थी, वहां लोग ट्रेवलिंग करते थे, रास्ते में जा रहे हैं, काम पड़ गया, औरतें भी साथ में जा रही हैं, तो ठीक है, क्योंकि उसमें औरतें भी काफिलों में चला करती थी, तो उन काफिलों में इस तरीके से वो अरेंजमेंट कर लेते थे और निकाह कर लेते मर्जी से, सहमति से, और उसके लिए निश्चित अवधि के लिए होता था वो। तो उसके लिए पेमेंट ठहरा लिया जाता था कि भाई 10 दिनार, 15 दिनार, 50 दिनार, 100 दिनार, जैसी भी वैल्यू डिसाइड हो जाती थी निकाह की कीमत की, महर समझ लो उसको, वो पैसा दे देते। अगर उसके बीच में कोई बच्चा रुक गया, पति पत्नी के बीच में संबंध बने, 3 महीने के लिए क्या, बच्चा रुक गया और वो बच्चा एक लिमिटेड पीरियड, मतलब निकाह खत्म होने के 6 महीने के बाद तक हो गया, तो वो संतान जो थी वो लीगलाइज वैलिड संतान कहलाती थी। बाकी सिस्टम सारे पूरे थे, लेकिन था ये पीरियोडिकल, मतलब एक काल के लिए, 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने, या यात्रा के दौरान केवल। तो ऐसा विवाह मुता विवाह कहलाता था। मुता विवाह में महर निश्चित की जाती थी। आप उसे समझते कि मैरिज फॉर मनी, मैरिज फॉर मनी, या नीड, मैरिज फॉर मनी, नीड एंड कंसिडरेशन, दोनों चीजें हैं इसमें। लेकिन मान्यता प्राप्त था वहां मान्यता थी। और आजकल तो आपके यहां तो फिजिकल रिलेशनशिप चल रही है भाई साहब, तो हमें तो वो बात करनी है जो परिप्रेक्ष्य में बात चल रही है। तो ये इस संबंध में समाज में उचित नहीं हुआ, लेकिन जब मोहम्मद साहब आए तो उन्होंने इसको बढ़िया नहीं समझा, उन्होंने इसको घटिया किस्म की हरकत करार दिया, माना। मतलब इस अवधि में जो निकाह होता था ये, उसमें जो, इसको आप यह समझ सकते हैं ए टेम्परेरी मैरिज। तो ऐसे उसमें जो बच्चा पैदा होता था वो जेन्युइन माना जाता था, वह संतान होता था और उत्तराधिकार प्राप्त करता था। ये अरब समाज की पूर्व प्रथा थी। अगर इसमें मृत्यु हो जाती थी पति की उस विवाह के रहते हुए, तो इद्दत की अवधि 4 महीने 10 दिन थी। इद्दत की अवधि 4 महीने 10 दिन थी। यदि विवाह समाप्त कर दिया जाता था तो इद्दत की अवधि 2 महीने थी, 2 मासिक धर्म या 45 दिन। तो आप समझ लें, इद्दत का भी नियम था इसके अंदर, ऐसा नहीं था, प्रथा थी। लेकिन देखो जब चीज सिस्टम है तो सिस्टम में सब मान रहे हैं, इसको क्या फर्क पड़ रहा है, चल रहा है, चल रहा है, जब तक चल ही रहा। 45 दिन ये अरब के व्यापारियों में प्रचलित था। जब वो व्यापार पर जाते थे उस दौरान इस तरह का प्रबंध करते थे। मुता का अर्थ होता उपभोग या उपयोग, उपभोग या उपयोग, यूज। सुन्नी संप्रदाय इसे मान्यता नहीं देता, लेकिन शिया में ये मान्य है। जैसा देखो मैंने किताबों में पढ़ा, किताबों की पढ़ी बात है, सारी बातें मेरी अपनी नहीं है भाई। देखो मामला धार्मिक भी है, हम जो इस्लामिक कानून पढ़ा रहे हैं वो धार्मिक भी से जुड़ा है। अब है नहीं है मुझे नहीं पता, अब तो हम ये वाला निकाह देखते हैं जिसे मान्यता है, लेकिन शियाओं में कहते हैं इसे मान्यता है, अभी उसमें नहीं है। अब इसके बेसिक एलिमेंट्स क्या है मुता निकाह के, ये भी समझना बहुत जरूरी है। निश्चित अवधि, निश्चित महर, मुता में आप चाहे कितने निकाह करें,
10 मुता करें, 20 बार मुता करें, 30 बार मुता करें, इसमें कोई पाबंदी नहीं थी। लेकिन निकाह केवल 4 ही हो सकते थे, अर्थात कोई अनकंट्रोल्ड सिस्टम था ये। तो निश्चित अवधि, निश्चित मेहर, मुता, चाहे आप कितने भी करें। तो टाइम हो गया भाई, चलो 2 मिनट में कर देता हूं। देखिए उसमें उत्तराधिकार मिलता था, संतान औरस होती थी यदि उसी अवधि में हो जाती थी, विवाह अपने आप ही विच्छेद हो जाता था, तलाक वलाक देने की कोई या डिसॉल्यूशन ऑफ मैरिज की जरूरत नहीं थी। जब चाहे संविदा से बाहर हो जाते थे, छोड़ देते, भाई मैं जा रहा हूं, तू संभाल। और पहली मेहर पूरी देनी होती थी, जैसी विवाह कंज्यूम हो गया तो पूरी मेहर, अन्यथा आधी मेहर, अगर कंज्यूमेटेड नहीं हुआ निकाह, किसी से जाना पड़ा तो आधी मेहर, नहीं तो पूरी मेहर देनी पड़ती थी। लेडीज को जो होती थी उसे मेंटेनेंस का राइट नहीं होता था, मेंटेनेंस का कोई राइट नहीं था उसको, ऐसी पत्नी को जो मुता मैरिज से करती थी। चाहे जितने करो, इद्दत की अवधि 4 महीना 10 दिन, डाइवोर्स की के केस में 45 दिन इद्दत होती थी। तो यहां हमने आज आपको मुता मैरिज, देखिए मुता मैरिज इंपॉर्टेंट है, आती है, स्मॉल क्वेश्चन मिल जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपसे कहता हूं कि मुता मैरिज पढ़ें। तो अगला लेक्चर जो हम बनाएंगे वो होगा हमारा इद्दत का। इद्दत भी हो सकता है, इद्दत के अलावा कुछ और भी देख लेंगे, मुता मैरिज थोड़ी बहुत रह गई होगी तो इसको भी डिसाइड कर देंगे। तो अगला टॉपिक होगा हमारा इद्दत क्या है। अब निकाह से तलाक की तरफ बढ़ोगे ना, अब निकाह करा दिया तो फिर थोड़ा सा उसमें भी तो आओ ना, इद्दत करता है, निकाह की पार्ट है, इसी में विवाह विच्छेद भी आएगा ना, निकाह होगा तो विवाह विच्छेद भी है, उसके बाद में इद्दत है, और इसके बाद में विवाह विघटन, अगला टॉपिक उसका आ जाएगा। ये इद्दत पढ़ाएंगे अगली बार। चलिए नमस्ते।